अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा अगर यूपीएससी की तैयारी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनका जो सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन उठाएंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और वन बाय वन देखेंगे कि क्या आने की संभावना है और जिसके जितने भी पहलू होंगे क्वेश्चन के उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय सिंह और आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पे हम स्वागत करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। इससे पहले अगर कोई आपको डाउट एंड क्वेरी आ रही हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सॉरी टेलीग्राम कह रहा हूँ मैं, हमारा कौन सा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप कोई भी डाउट एंड क्वेरी आके पूछ सकते हैं। इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये हमारा देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लेक्चर की पीडीएफ पा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम देखें स्टार्ट करेंगे पहले क्या, गांधी एरा से जो पहले क्वेश्चन, मतलब गांधी एरा से पहले जितने भी क्वेश्चन आए यूपीएससी में उनको देखेंगे और गांधी एरा के बाद जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर अपना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे क्या कि पहले सेक्शन में हम क्या देखेंगे, जो गांधी जी के जो पहले जो पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो इसका सेक्शन में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। गांधी जी के आगमन से पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन था उससे क्वेश्चन जो आए हैं यूपीएससी सीएससी में हमारे, तो उनको देखेंगे। तो उसमें एक चीज़ देख, एक मिनट पेन का मैं वो साइज़ चेंज कर दूँ। हाँ, तो उसमें आपको पता होगा अगर गांधी जी का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आगमन कब से हुआ, तो 1917 से स्टार्ट हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले के जितने भी मूवमेंट हुए हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कब, ये 2019 में आया था यूपीएससी सीएससी में। तो इसमें देख लेते हैं क्या, इसमें हम देखेंगे साथ ही क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या दिया पहला कथन। पहला दिया इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। दूसरा दिया है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा वो एक और दो होगा, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हैं। तो आगे कुछ जान लेते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, स्टार्ट किस लिए हुआ था। तो आपको पता होगा हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसी के बाद ये क्या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था। और एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपको, बंगाल जो पार्टीशन है हमारा उसको किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ध्यान रखिएगा। कर्जन के समय क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल का जब विभाजन हुआ उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ। और स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से कब स्टार्ट किया गया, तो 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, तो 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से इसको शुरुआत किया गया, औपचारिक इसकी घोषणा की गई। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। तो स्टार्ट किस लिए हुआ, बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप। बंगाल विभाजन किसने किया, तो कर्जन ने किया। 1905 में स्टार्ट हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में। और इसके जो मुख्य नेता थे स्वदेशी आंदोलन में, लाल बाल पाल जो चरमपंथी, मतलब जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, वो इसके नेता थे मुख्य। ठीक है, मेन नेता। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें नरमपंथी गर्मपंथी दोनों साथ में थे, लेकिन जो उग्र रूप से कार्य कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो चरमपंथी लोग कर रहे थे। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें क्या था, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में भी योगदान दिया, साथ ही शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित फिर से। तो इसको पूरा नाम क्या, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है। ठीक है, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में क्या बताना है, पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया। तो स्वदेशी और बहिष्कार जो है पहली बार किस रूप में अपनाया गया, संघर्ष की विधि के रूप में। तो पूछ रहा है किसके विरुद्ध अपनाया गया। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में बता दिया, बंगाल विभाजन के विरुद्ध इसको अपनाया गया था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी चीज़ें बता दी, स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल से 1905 में। बाकी ये होम रूल, ये आंसर गलत होगा, ये गलत। बाकी इनका कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कब स्टार्ट हुआ और ये कब स्टार्ट हुआ, इसका सन, और साइमन कमीशन की भारत यात्रा कब हुई। तो इनके जो ईयर हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन कब आया था, तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2015 में आया था यूपीएससी सीएससी में। ये कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो कौन से आंदोलन के कारण जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन पड़ा, जिसमें नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का मतलब विभाजन हुआ।
तो इसमें ऑप्शन दे रखा है स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा यही स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि विभाजन हो गया था। कब हुआ था विभाजन? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 1907 में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1907 में हुआ था किसका? नरम कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। और ये कहाँ पे हुआ था 1907 का अधिवेशन? तो सूरत में हुआ था, ठीक है। तो सूरत में अधिवेशन हुआ था नरम दल का, सॉरी सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में इनमें क्या पड़ी थी? फूट पड़ी थी। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो इनमें विभाजन हुआ था। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रख लीजिएगा, विभाजन तो 1907 में हुआ था, इन दोनों को फिर से क्या है एक हुए थे। तो कब हुए थे? लखनऊ अधिवेशन में। तो विभाजन 1907 में हुआ था, और जो दोनों एक हुए थे वो किस में हुए थे? कौन से अधिवेशन में? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, वहाँ पे ये दोनों नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन हो गया हमारा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई मतलब नहीं है इनके विभाजन से नरम दल और गरम दल के, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में आया था क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बताया था। तो इसमें क्वेश्चन में देख लेते क्या बता रहा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन किया था वो कब तक बना रहा था? ऑप्शन ए दिया प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा दिया गया है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में एक शाही दरबार आयोजन किया गया कर्जन के अधिनियम द्वारा निराकृत किए जाने तक, और महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। या चौथा ऑप्शन दे रखा है भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूरी बंगाल पूरी पाकिस्तान नहीं बन गया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ये पता होगा आपको, 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि दिल्ली दरबार लगा था, किसने? कर्जन ने लगाया था। तो उसी समय इसको क्या किया? रद्द किया गया था। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली में आगमन किसका हुआ था? तो जॉर्ज पंचम द्वितीय का हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है जैसे जॉर्ज पंचम द्वितीय का दिल्ली आगमन हुआ था, उसी के दौरान क्या किया था? इसको रद्द किया गया था। आगे करते हैं। और ये जो रद्द की घोषणा किसने की थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की? तो ये ध्यान रखिएगा हार्डिंग द्वितीय ने की थी, ठीक है, सम्राट की ओर से। तो क्या क्या ध्यान रखना है? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। हुआ कब था? तो 1905 में, ठीक है। 1905 में हुआ था, 11 में रद्द हुआ। कब हुआ? जब ये दिल्ली दरबार लगा 1911 में, और सम्राट की ओर से घोषणा किसने की? तो हार्डिंग द्वितीय ने की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखना है? 1905 का जो बंगाल विभाजन है उसको किसके समय किया गया था? तो कर्जन, ध्यान रखिएगा, दे रखा है यहाँ पे नाम। और रीजन क्या बताया था? प्रशासनिक जो सुविधा है उसके लिए इसका विभाजन किया गया था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2014 में ही आया था। तो इसमें क्या है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है 1858 का एक्ट मान लीजिए इसको, का उद्देश्य क्या था पूछ रहा। तो ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें कथन दे रखे हैं, फिर ऑप्शन दे रखे हैं। कथन पहला दे रखा है क्या? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा दे रखा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा दे रखा है भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ऑप्शन दे रखा है ए है 1 और 2, बी दे रखा है केवल 2, सी 1 और 3, और डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। कौन सा? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से किसी विचार को परित्याग करना इसका घोषणा का उद्देश्य था, और दूसरा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किस लिए लाया गया था? ये आपको पता होगा 1858 का जो एक्ट आया था, महारानी की उद्घोषणा जिसको कहते हैं, ये 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय थे उनको खुश करने के लिए यह एक्ट लाया गया था, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी ये दोनों सही हैं। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन ये स्टार्ट होता है 1773 के एक्ट से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से तो व्यापार पूरा खत्म हो जाता है, व्यापारिक एकाधिकार 1833 और 53 से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्या है पूछ रहा है? गदर क्या था? तो ऑप्शन दे रखा है ए भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। दूसरा दे रखा है एक राष्ट्रवादी संगठन था जो सिंगापुर में संचालित होता था। तीसरा दे रखा है एक उग्रवादी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ? बर्लिन में था। और चौथा दे रखा है क्या? भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो ताशकंद में था। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कार्यालय इसका कहाँ था और किस तरह का संगठन था। तो राइट आंसर इसका ये होगा पहला, ये कहाँ पे इसका कार्यालय था? सैन फ्रांसिस्को में, और एक क्रांतिकारी संघ था, ठीक है। 1913 में इसका गठन हुआ था, किसका? गदर पार्टी का। ये ध्यान रखिएगा कब गठन हुआ था? तो 1913 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान रखिएगा सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो अमेरिका में है,
ठीक है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पड़ता है, गठन हुआ था 1913 में। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अमेरिका में इसका संस्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें बता दी हमने। क्या 1913 में गठन लाला हरदयाल द्वारा, कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और ये कनाडा में भी एक्टिव था ये संगठन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, कनाडा में भी संगठन एक्टिव था। तो इतनी चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे? नेक्स्ट देखते हैं 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कब पूछे गए? तो 2013 में। तो इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सब आपने सुना होगा, तो देख लीजिएगा। ए दिया है, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना था इल्बर्ट बिल में, या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना था। तीसरा दे रखा है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। और क्या है चौथा? डी है, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाना। तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो है वो है जो यूरोपीय लोग, ये जो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई जो किसके भारतीय न्यायाधीशों द्वारा करने के लिए लाया गया था बिल, तो उसी के संबंध में क्या हुआ, विवाद हो गया था। जो अंग्रेज थे तो वो क्या इसका विरोध कर रहे थे कि जो भारतीय हैं वो क्या वो अंग्रेजों का, जो भी यूरोप के लोग हैं उनके मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे। तो इसी के संबंध में विवाद था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इल्बर्ट बिल लाया कब गया था? तो इसका ध्यान रखिएगा। पहली बात तो रिपन के कार्यकाल में लाया गया था इल्बर्ट बिल। तो कब लाया गया था? रिपन के कार्यकाल में ये बिल लाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, रिपन के कार्यकाल में ये बिल लाया गया था। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, विवाद कब हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो इसका सन ध्यान रख सकते हैं आप, 1883 में। ठीक है, 1883 में ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। रिपन का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो कब से कब तक है? 1880 से 1884 तक। तो उसी के कार्यकाल में ये लाया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल। और इसी के समय विवाद हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद। और जिसका संबंध किससे? तो जैसे हमने बता दिया, यूरोप के लोग जो हैं भारतीय जज उनकी सुनवाई नहीं कर सकते, इसी के संबंध में विवाद हुआ था। ठीक है, और ये क्या बताता है? ये जो बिल था एक तरह का यूरोप के नस्लवादी चरित्र को भी दर्शाता है। तो कैसे नस्ल के आधार पर वो भेदभाव करते हैं, इसके भी चरित्र को इल्बर्ट बिल विवाद बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एनी बेसेंट का संबंध पूछ रहा है। क्या है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था। एनी बेसेंट क्या थी? इनके संबंध में पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, कथन दे रखा है, फिर आंसर बताना, सही कथन ठीक है, चूज करना इसमें। तो एनी बेसेंट के संबंध में क्या है? ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा दे रखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। और तीसरा दे रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट के संबंध में पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा दूसरे का राइट आंसर है पहला और तीसरा ये राइट आंसर है, ये दूसरा गलत है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका कौन थे? तो मैडम ब्लावत्स्की थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन थी? मैडम ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जो थी वो मैडम ब्लावत्स्की थी, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो मैडम ब्लावत्स्की ध्यान रखिएगा, इनका नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापिका के रूप में कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावत्स्की। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम कर्नल अर्काट थे एक, और ब्लावत्स्की थी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। किसके लिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका के लिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि होम रूल आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो इसका स्टार्ट हुआ था 1916 में। कब? 1916 में होम रूल आंदोलन शुरुआत किया गया था। 1916 ध्यान रखिएगा, सितंबर माह में। जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था, दो था होम रूल आंदोलन, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया था और एक एनी बेसेंट का। ये दोनों अलग अलग शाखाएं थी एक ही आंदोलन की। तो सितंबर 1916 में किसने? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की स्टार्ट किया था। ठीक है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसको 1917 में इन्होंने समाप्त भी कर दिया था। तो होम रूल आंदोलन जो है 1917 में इसको समाप्त भी कर दिया था इन्होंने, एनी बेसेंट जी ने। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी दूसरी अध्यक्ष भी रह चुकी है। इनका संबंध अगर आप पूछ ले थियोसॉफिकल सोसाइटी से, तो दूसरी अध्यक्ष रह चुकी हैं, इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष रह चुकी हैं। आगे अगर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जा चुकी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब इनकी अध्यक्ष एक बार बनी है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई हैं। अधिवेशन कौन सा था? तो अधिवेशन था कलकत्ता। तो ये ध्यान रखिएगा, कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में, वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रथम महिला अध्यक्ष भी यहीं पे चुनी गई थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहीं पे इनको चुना गया था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2013 में आए थे यूपीएससी में, तो उनको देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
नेक्स्ट ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस संबंध में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी। तो पूछ रहा है दादा भाई नौरोजी जी की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको सर्वाधिक देन कौन सी थी। तो कथन दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। पहला कथन दिया है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी आपने सुनी होगी, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, तो ये आपने सुना होगा। तो इसी में ये बताया गया था क्या कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा कथन दे रखा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो क्या है दूसरा कथन, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और क्या किया, और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नेक्स्ट क्या, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो सही कथन इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो सही कथन जो हमारा है वो कौन सा है, केवल पहला सही कथन है, बाकी ठीक है, बाकी जो अन्य कथन है वो गलत है। तो पहला कथन ध्यान रखिएगा इसमें, बाकी जो अन्य कथन दिए हैं ना ही इन्होंने ऐसा कोई ग्रंथ है जिनकी व्याख्या की और आत्मविश्वास जगाया और साथ ही सामाजिक बुराइयों के निराकरण पर जोर देने पर सर्वोपरि रखा, ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 कब, हाँ 2000 जो गांधी के, ये 2012 में आया था। नेक्स्ट जो देखना है हमें कथन वो क्या है, गांधी जी के आगमन के बाद जो हमारा आंदोलन हुआ उसको देखना है। तो इसमें देखते हैं क्या है, ये 2012 तक था। इसमें गांधी जी के आगमन के पश्चात, गांधी जी का आगमन कब होता है, तो 1917 में ध्यान रखिएगा। आ तो पहले भारत में जाते हैं, लेकिन 1917 से वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गए, खेड़ा सत्याग्रह हो गए और चंपारण सत्याग्रह हो गए, इनमें भाग लेना स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे। तो 1917 के बाद से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें गांधी जी का आगमन माना जाता है। तो इसमें कथन पूछ रहा है क्या, पहला दे रखा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या गांधी जी के आगमन के बाद। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बता रहा है। तो 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में पूरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए दे रखा है, INCC इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी जो है उसने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है उसका स्वीकार या अंगीकार किया। दूसरा क्या दे रखा है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया है। तीसरा दे रखा है, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। और चौथा दे रखा है, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस जो है वो वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आपको ध्यान रहती होगी ये डेट कौन सी, 8 अगस्त 1942 की। ये पूछा गया था 2 साल पहले 2021 के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे इसको पूछा गया था। तो पहला इसमें कथन हमारा सही है, बाकी के बाकी कथन ये आपको पता होगा ये सब गलत हैं। क्रिप्स मिशन बहुत पहले आ गया था और ये सब जो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी बातें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, किसने अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य जो है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंध। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन, सॉरी थोड़ी खांसी आ गई थी, कि इनमें से पूछ रहा है अंग्रेजी में जो अनुदित है प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंध किसका है, निम्नलिखित में जो नाम दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, BG तिलक, B जवाहरलाल नेहरू, C मोहनदास करमचंद गांधी या D सरोजनी नायडू। तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन का संबंध किससे है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी से है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यरवदा जेल में जब वो बंद थे, ये ध्यान रखिएगा कब, तो यरवदा जेल में, इतनी चीज़ ना ध्यान रखिएगा, वो फैक्ट है मैं अलग से बता दे रहा हूँ। यरवदा जेल में जब ये बंद थे गांधी जी, तो उसी समय क्या भारतीय धार्मिक जो गीत काव्य है उसका अंग्रेजी अनुवाद जो था अंग्रेजी में सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन नाम से किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ए दे रखा है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइन किया था। बी दे रखा है, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी दे रखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और डी दे रखा है, मैडम ब्लावस्की तथा कर्नल अर्काड ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा हमारा तीसरे का, तो तीसरे का राइट आंसर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है उन्होंने राष्ट्रगान का यहाँ बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें क्या, कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने क्या किया था, यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और कब किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, तो 1919 के आसपास इन्होंने बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो कब किया था, 1919 ध्यान रखिएगा, 1919। एक और घटना ध्यान आती होगी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
और वहीं राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है वो भी 1919 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा हुआ। और कहाँ से हुआ? मदनपल्ली से हुआ है। तो ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या 2021 में क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, 3 क्वेश्चन आए थे 2021 में, तो जान सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है क्या हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में जो आया था, इसमें देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था, पूछ रहा। तो गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था, उसके संबंध में पूछ रहा क्या उसमें समझौते में शामिल था। तो पहला दे रखा है क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा है पुलिस जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और चौथा दे रखा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई करना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए केवल 1, बी 1 2 4, सी दे रखा है केवल 3 और डी दे रखा है 2 3 4। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आप सबको पता होगा, जो गांधी जी की क्या मांग थी कि जो पुलिस जातियों की जांच करने हेतु जो गांधी जी का सुझाव था उसकी स्वीकृति नहीं मिली थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ ये समझौता हुआ था। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जो जारी किए गए थे अध्यादेश उसको वापस ले लिया गया और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई की गई जिन पर हिंसात्मक कार्रवाई का अभियोग नहीं था। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जान लीजिए। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो मार्च में हुआ था 1931 में। तो कब हुआ था, मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो कब, मार्च 1931 में। और इसमें केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई के संबंध में था जिन पर हिंसा के अभियोग नहीं है। पुलिस जातियों की जांच वाले संबंध में सुझाव की स्वीकृति जो थी वो नहीं की गई थी। तो इसी से गांधी इरविन पैक्ट से ही निकल के आता, जो इसके बाद जो उनकी फांसी होती है तो उसके संबंध में कई बार ये सवाल उठता है तो कि गांधी जी ने क्यों नहीं उनकी फांसी रुकवाई। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है। इन सब चीज़ों में न जाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये 2020 में एक क्वेश्चन आया था केवल PYQ में। 2019 देख लेते हैं इसमें क्या। 2019 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन से कथन पर विचार करना है। नीचे कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया है, महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। आगे दिया है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो सही कथन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन बताना है हमको। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो पूछ रहा है वो क्या है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है हमारा। तो कौन कौन सा सही है, गांधी जी जो इंडेंजर्ड लेबर जो है प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, साथ ही भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने पर क्या हुआ था, औपनिवेशिक जो शासक थे उन्होंने INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको अवैध घोषित कर दिया था। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दांडी मार्च कब हुआ था, नमक कानून जो तोड़ा गया था उसके संबंध उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ था, तो दांडी मार्च हुआ था। तो दांडी मार्च ध्यान में रखिएगा, अप्रैल 1930 में हुआ था, ठीक है। अप्रैल ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डेट तो 6 अप्रैल है। जहाँ तक 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, दांडी मार्च हुआ था। इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। बाकी और चीज़ें इसमें आप बाकी तो पता ही होगा, कौन कहाँ से कहाँ तक गई थी दांडी, ये सब चीज़ें कभी डिटेल में लेक्चर लेंगे तो उसमें समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में कुछ घटनाओं पर क्या करना है, विचार करना है। घटनाएं कौन कौन सी हैं, इनको सही कार्यक्रम के अनुसार जो रखना है। तो पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना दे रखी है। पहली घटना क्या है, रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुई थी। दूसरी घटना है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और तीसरी घटना कौन सी है, तो तीसरी घटना हमारी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इन सब चीज़ों को क्या अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। तो पहले क्या करना है, कालक्रम के अनुसार इनको अरेंज करना है। तो पहली घटना कौन सी होगी हमारी, तो 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन इंडियन क्विट मूवमेंट आपको पता होगा, तो कब हुआ था 1942 में। और जो इंडियन नेवी में गदर हुई थी वो कब हुई थी, 1946 में, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, तो 1946 में गदर हुई थी। तो इसको अरेंज कर लीजिएगा, इसके हिसाब से राइट आंसर चेक कर लीजिएगा इसको अरेंज करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्या, 1927 में 27 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का बेसिकली उद्देश्य पूछ रहा है, और ये भी यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, गठन कब हुआ था बटलर कमेटी का, तो 1927 में।
तो इसका क्या पूछ रहा है, उद्देश्य क्या था। ए दे रखा है उद्देश्य में कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। दूसरा दे रखा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस जिसको कहते हैं, जिसका गठन कब हुआ, कब से हुआ, तो 1858 से एसओएस का गठन हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एसओएस की शक्तियों का निश्चित करना ये दे रखा है, ठीक है। और क्या है तीसरा, कि राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था को अधिरोपित करना। और चौथा दे रखा है क्या, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत सरकार और देशी रियासत जो थी उसके बीच संबंध को सुधारना। यहाँ पे भारत सरकार लिखा हुआ है, यहाँ ब्रिटिश भारतीय जो सरकार थी वो ध्यान रखिएगा, उस समय भारत की सरकार नहीं थी, ब्रिटिशर्स की सरकार थी भारत में। तो ब्रिटिश भारतीय सरकार जो थी और देशी रियासत की उनके जो बीच में संबंध था उसको सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, तो बटलर कमेटी है, तो सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में। तो ध्यान रखिएगा, सर क्या नाम है इनका पूरा, सर हारकोर्ट बटलर। तो इनके अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। कब, तो 1927 में गठन किया गया था। बाकी उद्देश्य हमने देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन चुनना है हमें। कथन दे रखते हैं, पहला क्या है कथन, कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो किसकी कमेटी पर आधारित था, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर बोल रहा है। दूसरा है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तीसरा दे रखा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो क्या बताना है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में, राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला और दूसरा। क्या सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था हमारा रॉलेट सत्याग्रह, और गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था किसमें, तो रॉलेट सत्याग्रह में। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, साइमन कमीशन कब आया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो 1927 में आया था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, कब, ये 1927 में आया था। और क्या ध्यान रखना है इसमें, तो और बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या ये दे दिया है, सेडिशन कमेटी ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के दौरान गांधी जी ने क्या, होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। इसी में रॉलेट सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप ही 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला केस हुआ था। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। और साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 में आया था। तो इसीलिए पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक तोड़ो जो कानून था उसके लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो एक तंजौर का तट है, वहाँ पे क्या 1930 में जो हमारा नमक तोड़ो कानून जो दांडी मार्च था उसी के लिए एक अभियान संगठित किया था। कहाँ पे, अप्रैल 1930 में तंजौर के तट पे। तो वही ऑप्शन नाम दे रखे हैं। तो ए दिया है पी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, बी दे रखा है सी राजगोपालचारी, सी दे रखा है के कामराज, और डी दे रखा है एनी बेसेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सी राजगोपालचारी, जो उन्होंने क्या किया था कि नमक तोड़ो कानून के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान स्टार्ट किया था। तो ठीक है, अभियान संगठित किया था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें कहाँ पे है तंजौर, तो तंजावुर के तट, तंजौर कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा पहली बात, तो तंजौर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में तंजौर पड़ता है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तंजावुर भी इसको कहते हैं। यहीं से श्री राजगोपालचारी जो है उन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की। तो कहाँ से, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली और वेदारण्यम जा रखिएगा, वहाँ से वहाँ तक की यात्रा स्टार्ट की थी इन्होंने। वहीं गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग अभी बताया है, जिससे पहले क्वेश्चन आया था, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। और बाकी इसका और भी नेता हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता हुए हैं। उसका जो होगा वो जब कभी लेक्चर लूँगा इसमें 19 जो नमक तोड़ो कानून है उस पर लेक्चर लूँगा, तो उसमें अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे अगर एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करते चलूँगा तो जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 2014 में जो क्वेश्चन आया यूपीएससी में उसको देख लेते हैं। क्या आया, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है किस लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस अधिवेशन में क्या दे रखा है, एक कांग्रेस के उस उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। दूसरा दिया, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, या डी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन है वो किस लिए फेमस है, तो ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारत के लिए, ठीक है, कांग्रेस द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। और ये क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, कुछ चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, JL नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे।
पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य इस समय घोषित किया गया था। क्या? पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, यहाँ पे इसका मतलब था, ना कि डोमिनियन स्टेटस। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। साथ ही इसमें यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? ये कभी कोई पूछ लेता है कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाहौर की रावी नदी के किनारे अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, इसीलिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये जो 1929 का था, इसी दिन बताया गया था कि हम 26 जनवरी को क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था वो कब बनाया था? 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। ये 1929 को घोषणा की गई थी। ठीक है, जो लक्ष्य प्राप्ति की स्वतंत्रता दिवस का वो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। लेकिन क्या होता है, जब स्वतंत्रता मिलती है तो हमें 15 अगस्त को मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता मिल जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम 26 जनवरी को, जो हाल ही में 26 जनवरी भी हो भी गई है, रिपब्लिक डे, इसी दिन हम लोग क्या कर देते हैं? तो 26 जनवरी के दिन संविधान को अंगीकृत आज्ञापित कर दे, मतलब संविधान को लागू करा देते हैं 26 जनवरी को, इसका क्योंकि ऐतिहासिक महत्व है एक। तो रिपब्लिक डे इसीलिए हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ये चीज़ फैक्ट ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्या पूरा? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो ए दे रखा है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी दे रखा है, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की संस्तुति की। तीसरा, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और डी दे रखा है, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। तो राइट आंसर आप सबको पता होगा, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था किसमें? साइमन कमीशन में, तो इसीलिए उसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, यही इसका राइट आंसर है। तो साइमन कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए, क्या क्या, जैसे साइमन कमीशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो इसमें इसका विरोध किस लिए किया गया? आपने देख लिया, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसके गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसलिए इसको क्या साइमन कमीशन भी कहते हैं। ये सब नाम तो आपको पता ही होगा। जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका फैसला हुआ था। सदस्य कितने? तो 7 सदस्य। सातों के साथ कौन थे? तो सातों के सातों विदेशी सदस्य थे, कुछ में कोई भी भारतीय नहीं था। और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसने कुछ सिफारिशें की थी, मतलब ये जो सिफारिश दे रखी है प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, ये भी साइमन कमीशन की सिफारिश थी, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध इस रीजन से नहीं किया। रीजन यही था कि कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो इसकी सिफारिशें कुछ ध्यान रखिएगा, जिसको 1935 के एक्ट में क्या किया गया, उसको माना गया। मतलब 1935 के एक्ट में सिफारिशें इसकी जो स्वीकार की गई थी उनको देख लीजिए। ये बहुत बड़ी एक सिफारिश है, कौन सी? जैसे यहाँ पे दे रखा है द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश, जो प्रांतों में द्वैत शासन की सिफारिश समाप्ति जो है उसकी किसकी सिफारिश की थी? तो साइमन कमीशन ने सिफारिश की थी। तो इसको 1935 के एक्ट में स्वीकार कर लिया गया था। 1935 का एक्ट आपको पता होगा, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 35 में प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति करके केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। साथ ही बर्मा जो है उसको भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था। तो बर्मा को भारत से जो अलग करने का प्रावधान किया गया था वो भी सिफारिश किसने की थी? तो साइमन कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। किसने? तो साइमन कमीशन ने इसने सिफारिश की थी। और ये इसको भी कब इसकी सिफारिश मानी गई? तो ये भी 1935 के एक्ट में इसको माना गया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट सिफारिश है इसकी। कौन कौन सी? प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति वाली सिफारिश और बर्मा को भारत से अलग करने वाली जो सिफारिश थी किसकी थी? तो साइमन कमीशन की थी। इसी सिफारिशों को कब मतलब मान लिया गया? तो 1935 के अधिनियम में इनको जगह दी गई, इन सिफारिशों को। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें देश के विभाजन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ था कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया? तो ऑप्शन दे रखा है, कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, या डी वेवल योजना। तो पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन जो अभी जैसे हमने बताया कब हुआ था, तो इसकी डेट ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है, 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ है वो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्टार्ट हुआ? तो ये पूछ रहा है। तो इसमें दे रखे हैं जो ऑप्शन, कैबिनेट मिशन हो गया हमारा, तो कैबिनेट 42 में हुआ। तो कैबिनेट मिशन को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन हम ऊपर देख ही चुके, 1927 में आया था। तो 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हो सकता। आगे दिया है वेवल योजना। तो वेवल योजना कब आई? तो ये 1945 में आई। तो कौन सा आखिरी बचता है हमारा? तो बचता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन हमारा कब आया? तो क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और मार्च 1942 में
क्रिप्स मिशन आया। तो यही सबसे पास का इसका आंसर करेक्ट हो रहा है। तो क्या है, क्रिप्स मिशन के प्रतिक्रिया स्वरूप ही क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो बाकी ये सब चीज़ें एलिमिनेट करना देख लीजिएगा इसमें। अगर आपको सन 1 पता हो तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके भी निकल आएंगे आंसर। वैसे आजकल तो काफ़ी चीज़ें सिर्फ नॉलेज बेस ही, अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तभी आप आजकल के यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, वरना एलिमिनेशन टेक्निक भी एलिमिनेट हो गई है आजकल यूपीएससी के एग्जाम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 2012 में आया है क्वेश्चन। तो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो रॉलेट एक्ट जो आया था उसका लक्ष्य पूछ रहा क्या था। ए दे रखा है, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। और डी दे रखा है, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर आपको पता होगा, बिना दलील बिना वकील सीधा जेल होती थी इसमें। रॉलेट एक्ट के इसी के परिणाम स्वरूप इसके विरोध स्वरूप क्या हुआ था कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जहाँ पे जो ये लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। तो रॉलेट एक्ट कब आया, तो इसकी ध्यान रखिएगा, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में। ठीक, 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 1919 अध्यक्षता किसकी थी, सिडनी रॉलेट उसका अध्यक्ष का नाम है, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। और बाकी आपको पता होगा, बिना दलील बिना वकील इसमें जो होता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता होगा इसी के जो हमने बताया विरोध स्वरूप जो सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था और अमृतसर में निर्वासित किया गया था। तो उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है 2012 में। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि किस लिए कि एक पहला दे रखा है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो लाहौर अधिवेशन अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा देख लेते हैं, इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया। तीसरा दे रखा, अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया था। कथन पूछ रहा कौन सा सही है इसमें से। तो कथन इसमें आपको पता होगा, पहला कथन सही है, पूर्ण स्वराज की मांग घोषणा की गई। अध्यक्ष हमने बता दिया, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929। इसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 का जो दिन था उसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया, 26 जनवरी 1930 था उस पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और साथ ही उस डेट की इंपॉर्टेंस होते हुए इसी दिन संविधान लागू किया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या है, तो पहला है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2012 में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र कब दिया था, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 1939 का। आगे दे रखा है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। क्या इसलिए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के सातों प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। या दूसरा दे रखा है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना संभव हो गया था। तीसरा दे रखा है, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। और डी दे रखा है, उपरोक्त कथनों में से ABC में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या है, ये जो तीनों कथन दे रखे हैं, पहले दूसरे तीसरे, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो 1929 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से किस लिए त्यागपत्र दिया था, तो उसके संबंध में देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, ये तो हमने बता दिया। और क्यों दिया था, इसका मेन रीजन जो था, कांग्रेस ने 7 प्रांतों में से त्यागपत्र दिया था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1939 से 45 तक हुआ था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था हमारा, ठीक है, उसमें कांग्रेस जो थी उसकी अनुमति के बिना ही क्या कर दिया गया था, युद्ध में उनकी भागीदारी तय कर दी गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत की भागीदारी तय कर दी, मतलब भारत को भी युद्ध में कुदा दिया गया था बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुमति के ही। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो 7 प्रांतों में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था, किस लिए किया था। तो ये दे रखा है, गोलमेज और भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई इसलिए। दूसरा दे रखा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी इसलिए इन्होंने क्या मरण पर्यंत उपवास जो था किया था। सी दे रखा है, रामजय जो मैकडोनाल्ड थे उन्होंने सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड की घोषणा दी थी। और डी दे रखा है, उपयुक्त में से ABC कथनों में से कोई भी नहीं। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा, जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपको पता होगा, कम्युनल अवार्ड के प्रतिक्रिया स्वरूप ही गांधी जी ने कहाँ पे, यशोदा जेल में, पुणे की, वहाँ पे क्या किया था, उपवास प्रधानता धारण की थी। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इसको राइट टिक कर लीजिएगा। 1932 में कम्युनल अवार्ड कब आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को आया था। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया था। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने क्या किया था, मरण पर्यंत उपवास प्रदान किया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ रुकिएगा जरा, हाँ इसमें एक और चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। आपको पता होगा इसी जो इनका उपवास कैसे टूटा था, तो पूना पैक्ट ध्यान होगा, बहुत ही फेमस है पूना पैक्ट। तो ये भी बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 पीडीएफ बची, बाकी खत्म होने वाला, तो टाइम है तो इसलिए बता दे रहा हूँ। पूना पैक्ट जो हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप ही गांधी जी ने क्या किया, पूना पैक्ट के बाद ही जो उपवास था इन्होंने अपना उपवास छोड़ा था। और पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो कब, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। ये आप सबको पता होगा, बहुत जमाने से सुनते आ रहे होंगे, पढ़ते भी आ रहे होंगे। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, और पूना पैक्ट हुआ था, इसी चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 2011 में क्या क्या पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट है, में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी अनुशंसा की गई थी, तो पहला क्या दे रखा है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की प्रावधान के संबंध में क्या मौलिक नेहरू रिपोर्ट में ये सब चीज़ें दी गई थी अनुशंसा में। तो पूरा कौन सा सही कथन है, तो केवल 1 दे रखा है, बी केवल 2 और 3, सी 1 3 और डी 1 2 3। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा कौन सा, बी, दूसरा और तीसरा। इसमें कोई भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसमें, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें सही है इसमें। तो नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ चीज़ें जान लीजिए। नेहरू रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें थी, उनको जान लीजिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, इस रिपोर्ट में कुछ इसमें क्या क्या दिया हुआ था कि भारत को जो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो भारत को डोमिनियन के लिए मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। दूसरा इसमें जो प्रावधान था वो क्या था कि भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। ठीक है, और वायसराय जो होगा केवल संवैधानिक मुखिया मात्र होगा, जैसे आज हमारे जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, उस हिसाब से बताया था। और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल जो है उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नागरिकता को परिभाषित करने के लिए मूल अधिकारों को प्रतिपादित भी किया गया था, ये हमने देख ही लिया। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये गलत है, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन इसमें मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति के संदर्भ में पूछ रहा है, क्या है, क्या ख्याति है इनकी। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनकी ख्याति है, बी गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए, और डी दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए। तो क्या इनकी जो ख्याति थी उषा मेहता की वो क्या थी, तो ये पूछ रहे हैं इसमें, एक सेकेंड। हाँ, तो ये इसमें पूछ रहा है क्या ख्याति थी इनकी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपको पता होगा, क्या पहला है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गुप्त या भूमिगत गतिविधियों में भाग लिया था, उसी के दौरान इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनको जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और बहुत समय तक इन्होंने गुप्त जो रेडियो है उसका प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, और इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 2011 में, देखिए पहला दूसरा 11 में 12 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस समय थोड़े कम हो गए, लेकिन ये ना सोचिएगा कि कभी भी, आप जानते हैं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो सारे सेक्शन की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। 2011 देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। तो 42 के संदर्भ में पूछ रहा है, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसके संदर्भ में कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है। तो यह आंदोलन अहिंसक था, ये बता रहा। दूसरा, नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। डी, इसके सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो इसमें सही नहीं बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सही नहीं बताना है। तो सही नहीं कौन सा है इसमें, तो आपको पता होगा इसमें इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया, ना ही महात्मा गांधी ने, ना किसी और ने। तो ये सही नहीं है, इसको पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक स्वतः प्रवर्तित आंदोलन था, इसीलिए इसकी किसी ने अध्यक्षता नहीं की। आंदोलन अहिंसक हो गया था। ठीक है, और इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया, ये भी कथन सही है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी बता चुके कब स्टार्ट हुआ था, किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, कृषि मिशन के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। पहला दूसरा दो कथन दे रखे हैं, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही क्या की, स्थगित नहीं की। दूसरा दे रखा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। तो क्या क्या दो रखे हैं इसमें, सॉरी दो मतलब कथन दे रखे हैं इसमें, पहला और दूसरा। पहला कथन दे रखा है क्या कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। किसके संबंध में, किसानों के पक्ष में जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था खेड़ा में, तो उसके संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पहला देख लीजिए। दूसरा क्या दिया रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया जाए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट लागू था, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट जब पहली बार आया, और इसको परमानेंट इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए इसमें उपज का 1/10वां हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट ये ज़िंदगी भर के लिए जो भी उपज होगी उसका 1/10वां हिस्सा देना पड़ता था लगान के तौर पर। तो ये कहाँ पे थी, बंगाल बिहार उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो कथन दे रखा है इसमें राइट आंसर हमें चूज़ करना है। तो ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा, केवल 1 होगा, क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद क्या किया था, भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की जाती थी। इस संदर्भ में गांधी जी ने क्या किया 1918 में, कब, तो 1918 में यह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा और बस इतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे, इंदुलाल याग्निक भी थे, और युवा जो भी थे वो भी गांव का दौरा उन्होंने किया उनके साथ मिलके। तो इतनी चीज़ें बस इसमें ध्यान में रखिएगा। कब हुआ, 1918 में हुआ। और अकाल पड़ने के बावजूद जो भू राजस्व था वो ब्रिटिश सरकार ने उसकी स्थगित नहीं किया, जो भू राजस्व की उगाही थी। इसी संदर्भ में गांधी जी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया वहाँ के किसानों के साथ मिलके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन। 2011 में 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें दे रखा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। जो उनकी सबसे गहन धारणाएं हैं वो किस में प्रतिबिंबित होती है, तो उनकी एक पुस्तक है कौन सी, अनटू द लास्ट। ये ध्यान में रखिएगा, इसको देवनागरी लिपि में भी ऐसे ही लिखा जाता है, अनटू द लास्ट। ये किसकी पुस्तक है, ये कभी पूछ सकता है आपसे, तो गांधी जी की पुस्तक है। उसमें क्या, इनकी सबसे गहन धारणाएं प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, तो संबंध किससे है इस पुस्तक का, गांधी जी की सबसे गहन धारणा इससे प्रभावित हुई है। और इस पुस्तक का जो ऐसा कौन सा संदेश था जिसने क्या महात्मा गांधी जी को बदल डाला। तो ऑप्शन दे रखा है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। दूसरा दे रखा है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तीसरा दे रखा है, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचार्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। तो डी दे रखा है, तीनों के तीनों कथन जो है वो क्या है, सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे किससे, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ये सबसे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इस पुस्तक से प्रभावित हुए थे गांधी जी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म होता है। अभी इसमें क्या हुआ, जो गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो क्वेश्चन थे और जो बाद के, इन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे। वैसे तो जितने भी आधुनिक भारत के क्वेश्चन है उसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लेके आएंगे, आदिवासी किसान जो मजदूर आंदोलन के उनमें जिससे PYQ पूछे गए सेक्शन वाइज, साथ ही जितने ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव पड़ा, जितने भी प्रभाव पड़े, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें लेके आएंगे। 2 पार्ट में जो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी PYQ आज तक आए हैं इसी तरह से एक्सप्लेन करके उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो लेक्चर है नोटिफिकेशन आपको उसकी मिलती रहे। लेक्चर की PDF के लिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टेलीग्राम चैनल है कंसाइज GS फॉर IS पीसीएस, या एक और मेरा टेलीग्राम चैनल है कंसाइज जो GS 365 बाई अक्षय सिंह का, वहाँ पे भी जाके आप इस लेक्चर की PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट एंड क्वेरी के लिए बता रखा है, टेलीग्राम ID मेरी डाल रखी है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके कमेंट बॉक्स कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।